नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिलीप परमार और आप देख रहे हो HDJ नॉलेज चैनल। तो दोस्तों, आपको पता है एक समय ऐसा भी था जब हमें हमारा देश का सोना गिरवी रखना पड़ा था। आज हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था है, पर एक समय ऐसा भी था जब हमारा देश एक गरीब देश हुआ करता था और पूरी तरह से कर्जे में डूबा हुआ था। दोस्तों, उस समय कर्जदार देशों में भारत का तीसरा नंबर आता था। ब्राजील और मैक्सिको के बाद हमारे भारत का ही नंबर था, पर आज हमारा भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। दोस्तों, ये बात है 1991 की, जब हमारा देश भारी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था। पर हमारे देशवासियों को तब पता चला कि जब इंडियन एक्सप्रेस में लेख छपा, तब जाकर पता चला कि भारत सरकार कर्ज निपटाने के लिए देश का सोना गिरवी रख रही है। असल में दोस्तों, भारत सरकार उससे पहले भी देश का सोना गिरवी रख चुकी थी, लेकिन तब जाकर पता चलता है जब भारत सरकार देश का सोना दूसरी बार गिरवी रखने जा रही थी। जब इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपती है, सीक्रेट सेल ऑफ गोल्ड बाय RBI, 21,000 kg गोल्ड हमारे देश से कई और डेस्टिनेशन जा रहा था। उसके जो पैसे मिलने वाला था, उसका हम तेल के बिल भरने वाले थे। ये घटना जब बाहर आई, तब भारतीयों को लगा कि कहीं ना कहीं हमारा मान सम्मान गिरवी रखा जा रहा है। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे और उनके नेतृत्व में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री हुआ करते थे, जिन्होंने देश में एक बहुत बड़ा आर्थिक सुधार किया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसको आप LPG रिफॉर्म के नाम से भी जानते हो। दोस्तों, अगर भारत सरकार अपनी नीतियों में बदलाव नहीं करती तो आज जो श्रीलंका में हालत बने हैं, वो हालत आज से 31 साल पहले भारत में बन जाते। हम हर दिन सुनते हैं कि श्रीलंका में लोग जाम लगा कर खड़े हैं, उनके बहुत सारे लोग सरकारी जगह छोड़कर भाग रहे हैं। वही हालत पाकिस्तान में भी हम सुन रहे हैं कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 20 दिन का ही पैसा बचा है, वो भी दिवालिया होने की कगार पर है। वही हालत 1991 में भारत की भी हो गई थी। कैसे हम बाहर निकले थे ये तो जानना जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा ये जरूरी है कि कैसे हम वहाँ पहुँचे थे। अगर उस समय के कारणों की बात करें तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो चुका था और ज्यादातर भारत के नागरिक गल्फ कंट्री में काम करते थे। पर उस समय गल्फ कंट्री का अमेरिका से युद्ध शुरू हुआ, जिसकी वजह से ज्यादातर नागरिक भारत वापस आने लगे, जिसकी वजह से भारत में विदेशी मुद्रा आना बंद हो गया और गल्फ कंट्री वॉर में शामिल हुई तो वहाँ से जो इम्पोर्ट आ रहा था वो कई गुना महंगा हो गया। जो इम्पोर्ट $2 बिलियन का आता था वो $4 बिलियन का हो गया, यानी कि हर चीज 2 गुना महंगी हो गई। तो दोस्तों, यहाँ तक नौबत आ गई कि हमारा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कर्जदार देश बन गया और तब हमारे देश का कर्जा तकरीबन $72 अरब से ज्यादा हो चुका था। लोगों का भरोसा सरकार और इकोनॉमी से खत्म होने लगा था और महंगाई बुरी तरह से देश पर हावी होने लगी थी। भारत की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से फेल होना सिर्फ गल्फ कंट्री का वॉर नहीं और ना ही इम्पोर्ट महंगा होना था। भारत ने 3 बड़े युद्ध भी लड़े थे, 2 पाकिस्तान के सामने और 1962 में चाइना के सामने, जिसमें भारत को बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस भी हुआ था। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है इंडियन पॉलिसी का, क्योंकि हम ऐसा सोचते थे कि विदेशी कंपनी के साथ व्यापार नहीं करना है, क्योंकि हमारी सोच ऐसी बन गई थी। हम 200 साल तक गुलाम रहे थे, तो विदेशी कंपनी हमें गुलाम ही बनाएगी। उदाहरण के तौर पर आप जानोगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है सिर्फ व्यापार करने के लिए, पर वो विदेशी पॉलिसी के कारण वो पूरे भारत पर कब्जा कर लेती है। भारत इसी मानसिकता से आगे बढ़ रहा था और भारत के लोगों के अंदर उतना ही भय था और कहीं ना कहीं जितनी भी सरकारें बनी वो ऐसे ही पॉलिसी अपनाती थी। देश की यही पॉलिसी के कारण हम कभी अपना खुलापन दिखाई नहीं पाए और कोई भी बड़ी कंपनी भारत में आती तो हमारे लोग पहले से उसका विरोध करना शुरू कर देते, यही सोचकर के ये लोग फिर से हमें गुलाम न बना दे। हमारा पास्ट एक्सपीरियंस था, वही हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। हमारे लोग ऐसा मानते थे कि ब्रिटेन ने हम पर राज किया है और अमेरिका उसे साथ देता है, क्योंकि हमारे लोगों की ऐसी मानसिकता थी कि ये तो हमारे विरोधी है। और हमने भी USSR की नीतियों को अपनाया, क्योंकि उस वक्त USSR बड़ी अर्थव्यवस्था थी, तो उसी तरह हमने भी 5 वर्षीय योजनाएं अपनाई। हम भी बहुत सारी चीजों को सरकार के नियंत्रण में लेने लगे, क्योंकि जितनी भी बैंकें खुली वो भी सरकार के नियंत्रण में खुली और जितने भी बिजनेस खुले वो भी सरकार के नियंत्रण में खुले और जितने भी डैम बनाए वो भी सरकार ने ही बनाए थे। और इस तरह सरकार के द्वारा बिल्कुल सोवियत की तरह हम ये नहीं कह सकते कि हम साम्यवादी बन गए
और ना ही हम ये कह सकते हैं कि हम पूंजीवादी बन गए हैं। हम अपने उद्योगपति को प्रमोट भी करेंगे और उनको मोटिवेट भी करेंगे कि वो अपनी आवश्यकता का ही धन अपने पास रखेंगे, क्योंकि इसीलिए हम अपना इनकम टैक्स रेट भी बढ़ाएंगे और पूंजीपतियों से जो टैक्स मिलेगा उसे गरीब जनता में बांट दो, जिससे गरीबी हटेगी। सरकार ने इस तरह की नीति अपनाई कि जो भी धंधा शुरू होगा वो सरकार करेगी और जो भी नई फैक्ट्री बनेगी वो भी सरकार बनाएगी। तो इसी तरह लोगों की स्थिति सरकार पर ज्यादा निर्भर होने लगी। इस कारण लोग अपने आप को कभी परख ही नहीं पाए। अब जो IIT, एम्स, BSNL, एयरपोर्ट ये सब कुछ देख रहे हो वो सरकार ही द्वारा किया गया प्रयास है और इन चीजों में इतना सारा पैसा खर्चा किया गया कि सरकार के पास तेल खरीदने तक का भी पैसा नहीं बचा। सरकार ने जितनी भी चीजें नियंत्रण में ली थी अब उनको नियंत्रण से बाहर करना हमारी मजबूरी हो गई थी, क्योंकि हमें पता था हम इसी पॉलिसी से चले तो ना ही हमारी सरकार और ना ही हमारा देश चल पाएगा। तब जाके 1991 में देश की सरकार ने फैसला किया कि हम अब से उदारीकरण की नीति अपनाएंगे, लाइसेंस राज को खत्म करेंगे, वैश्वीकरण की राह पर चलेंगे और निजीकरण की तरफ हाथ बढ़ाएंगे। तो कुल मिलाकर हमारे देश ने 20,000 केजी सोना गिरवी रखा, जिसे तकरीबन $20 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई और उसी से हमारे देश ने कुछ दिनों का बिल चुकाया था। एक बार फिर ऐसी स्थिति बनी कि हमारे देश की सरकार ने 44 टन सोना को गिरवी रखा और तब हमारे नागरिकों को कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी। इस केस का पता तब चला जब इंडियन एक्सप्रेस के वरिष्ठ पत्रकार शंकर अय्यर ने एक खबर छापी तो लोग दंग रह गए थे। ये हमारे देश के लिए बहुत भावुक क्षण था कि हमारे देश के सोने को गिरवी रखना पड़ा, वो भी किसी भारतीय को बताए बिना। और उस समय देश की जनता सरकार के साथ हो गई और कहा कि कुछ भी बड़े फैसले लो और देश को इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकालो। तब उस समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने कुछ कड़े फैसले लिए। तब मनमोहन सिंह जी ने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी में बदलाव किया और भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया के सामने खोल दिया, जिसकी बदौलत अर्थव्यवस्था ने गति पकड़ी और देश में आर्थिक सुधार होना शुरू हुआ। अब जानते हैं लिबरेशन यानी उदारीकरण नीति, यानी कि हमारे देश के लोगों को खुला छोड़ना होगा और हर चीज में सरकारी नियंत्रण को कम करना होगा। सरकारी बैंक की जगह निजी बैंकों को बढ़ाना होगा और लोगों को व्यापार में छूट देनी होगी। अब समझते हैं कि प्राइवेटाइजेशन क्या है, यानी कि सरकार कुछ निजी चीजें बेचेगी और उससे जो पैसा आएगा उसे देश का कर्जा भरेगा और लोगों ने अपना पैसा लगाया तो मैनेजमेंट प्राइवेट प्रकार का हुआ और प्राइवेट प्रकार को अपना काम कराना आता है। तो इसी तरह देश में धीरे धीरे संस्थाएं बढ़ने लगी। अब समझते हैं ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण, जिसके लिए दुनिया को खुलापन देना होगा। अगर हमारे पास कोई आता है तो रोकना नहीं है बल्कि आने देना है। और सरकार ने कस्टम ड्यूटी घटाकर 220% से 150% कर दिया। बजट में बैंकों पर RBI का नियंत्रण कम किया गया। बैंकों पर जमा और कर्ज दर की राशि तय की गई, जिसे निजी बैंक खोलना आसान हुआ और उसे देश में बैंकों का विस्तार हुआ। इस पॉलिसी से हमारे देश को आगे बढ़ने में बहुत सहायता मिली और आज हमारा देश एक मजबूत अर्थव्यवस्था बन गया है। आज हमारा देश विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और विश्व गुरु बनने की राह पर चल रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।